आदमी ये देखकर हैरान रह गया कि क्लास बंक करने वाला स्टूडेंट उसकी कार से भी तेज दौड़ रहा था। इस वक्त कार की स्पीड कई किलोमीटर प्रति घंटा थी, फिर भी वो बस उसके पीछे धूल फांक रहा था। उसे सच में बहुत हैरानी थी कि आखिर ये लड़का कितना तेज दौड़ सकता है, इसलिए उसने स्पीड बढ़ाई और उसका पीछा किया। लेकिन लड़के ने उसे देख लिया। अगर ऐसा है तो तुम 1 घंटे में कई किलोमीटर दौड़ सकते हो, यानी 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो क्या तुम हमेशा इतना ही तेज दौड़ते हो? मेरे पास कार नहीं है ना? जाहिर है थॉमस नाम का ये लड़का अभी नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है। लेकिन बात सिर्फ उसकी नहीं थी। जल्द ही व्हाइट को पता चला कि क्लास के कुछ और लड़के भी ऐसे ही है। उसने गौर किया कि इन सभी छात्रों में एक बात कॉमन थी, और वो ये कि वे लगभग रोजाना दौड़कर स्कूल आते थे। लंबे समय तक दौड़ने से उनकी ताकत और स्टैमिना आम लोगों से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। वे तो जैसे पैदाइशी धावक थे। तब व्हाइट के मन में एक जबरदस्त आइडिया आया। वो प्रिंसिपल से मिला और क्रॉस कंट्री रनिंग टीम बनाने की बात कही, क्योंकि उसने जब पिछले साल के स्टेट लेवल रेस के रिकॉर्ड देखे तो इन बच्चों की स्पीड के हिसाब से वे आसानी से टॉप लिस्ट में आ सकते थे, और वो भी तब जब उनके पास ढंग के दौड़ने वाले जूते तक नहीं थे। अगर उन्हें प्रॉपर स्पोर्ट्स किट मिल जाए तो वे चैंपियन भी बन सकते थे। लेकिन प्रिंसिपल इस बात से थोड़ा झिझक रहे थे, क्योंकि क्रॉस कंट्री टीम तो सिर्फ बड़े और अमीर स्कूलों में ही होती है। उनके जैसे गरीब इलाके में ये सब मुमकिन नहीं था। ये जगह थी मैकफार्लैंड, अमेरिका के कैलिफोर्निया का सबसे गरीब कृषि कस्बा। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मैक्सिकन मूल के थे, जो खेतों में काम करते थे। यहाँ के बच्चों को रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता था, फिर वे खेतों में जाने वाली पिकअप ट्रक में बैठकर सुबह के वक्त अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम करते थे। इसके बाद वे दौड़कर स्कूल जाते थे, छुट्टी के बाद फिर दौड़कर खेतों में काम करने लौट आते थे। इस तरह रोजाना यही सिलसिला चलता था। अगर कोई चमत्कार न होता तो वे पूरी जिंदगी खेतों में ही खटते रहते। किसी को यकीन नहीं था कि इनकी जिंदगी कभी बदल भी सकती है। लेकिन किस्मत से उनकी मुलाकात कोच व्हाइट से हुई। व्हाइट ने उनके दौड़ने के जबरदस्त टैलेंट को पहचान लिया था। खेतों तक रोज दौड़ लगाने से उनके अंदर जो स्टैमिना बना था और गरीबी ने उन्हें जो फौलादी इरादा दिया था वो कमाल का था। उन्हें एक बेहतर भविष्य देने के लिए व्हाइट फिर से प्रिंसिपल के पास गया। उसने मैकफार्लैंड का एक लोकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिखाया। कुछ साल पहले ही कैलिफोर्निया एजुकेशन बोर्ड ने 6 नए खेलों को मंजूरी दी थी और स्पोर्ट्स किट के लिए अच्छा खासा फंड भी जारी किया था, और इसमें क्रॉस कंट्री टीम भी शामिल थी, यानी कि उन्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रिंसिपल से परमिशन मिलने के बाद व्हाइट ने अपनी क्रॉस कंट्री टीम बनानी शुरू कर दी। लेकिन जल्द ही उसके सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। हालांकि इन बच्चों में एथलीट बनने का कमाल का टैलेंट था, लेकिन दौड़ने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन सभी के पास अपने अपने काम थे। किसी को पैसे कमाने के लिए नौकरी करनी थी, तो किसी को खेतों में माँ बाप का हाथ बंटाना था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे एक भी लड़का नहीं मिला। लेकिन एक तजुर्बेकार कोच होने के नाते व्हाइट इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। जल्द ही उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने देखा कि एक छात्र वेंडिंग मशीन के पास कुछ गड़बड़ कर रहा है। वो मशीन में फंसे खुले पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक दूसरे टीचर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। व्हाइट ने तुरंत आगे आकर उसे बचा लिया। व्हाइट के इस एहसान के बाद वो लड़का भी उसकी बात टाल नहीं सका। इस तरह क्रॉस कंट्री टीम को अपना पहला मेंबर मिल गया। ठीक उसी वक्त उनका सबसे बेहतरीन टैलेंटेड धावक थॉमस अपनी बहन के चक्कर में कुछ लोगों से भिड़ गया। तब व्हाइट ने फिर से वही दाव चला और थॉमस को स्कूल के झमेले से बाहर निकाल लिया। व्हाइट की गारंटी पर ही थॉमस स्कूल की सजा से बच पाया, और इस तरह क्रॉस कंट्री टीम में एक दमदार धावक की एंट्री हो गई। व्हाइट ने यही तरीका अपनाकर एक एक करके इन सभी बिगड़े हुए लड़कों को टीम में शामिल कर लिया। इस तरह आखिरकार 7 लड़कों की क्रॉस कंट्री टीम पूरी हो गई। और क्रॉस कंट्री रेस में हिस्सा लेने के लिए कम से कम इतने ही लोगों की जरूरत होती है। लेकिन टीम बनते ही आपसी मनमुटाव शुरू हो गया, क्योंकि टीम में एक गोलूमोलू सा लड़का भी था। बाकी लड़कों को लगा कि ये मोटा डैनी उन्हें पीछे धकेल देगा, लेकिन व्हाइट को लगता था कि डैनी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अगर डैनी टीम में नहीं आता तो उसके 2 भाई भी कभी टीम का हिस्सा नहीं बनते, और फिर उनके पास रेस के लिए पूरे लोग ही नहीं होते। उस दिन के बाद से मैकफार्लैंड की सड़कों पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलने लगा। एक गोरा कोच 7 लातिन अमेरिकी लड़कों के साथ तपती धूप में बिना थके दौड़ता था। हर ट्रेनिंग सेशन में व्हाइट उनके साथ दौड़ने की कोशिश करता था, लेकिन अक्सर आधी दूरी भी तय नहीं कर पाता था और उसकी सांस फूलने लगती थी। लेकिन ये बच्चे एकदम फुल एनर्जी में रहते थे। उनका स्टैमिना सच में कमाल का था। यहाँ तक कि सबसे पीछे दौड़ने वाला डैनी भी ऐसा ही था। भले ही वो हमेशा टीम से बहुत पीछे छूट जाता था, लेकिन हर ट्रेनिंग में वो पूरी रेस कंप्लीट करता था। यही बात इस टीम में उसकी अहमियत को साबित करती थी। उसके बिना ये टीम अधूरी थी। एक बार जब व्हाइट दौड़ते दौड़ते एक किराने की दुकान के बाहर बुरी तरह थक कर बैठ गया, तो एक अनजान दुकानदार ने चुपचाप उसे कोला की एक बोतल दी, वो भी बिल्कुल फ्री। उनकी इस मेहनत को पूरा कस्बा देख रहा था। वे भी समझ गए थे कि शहर से आया ये गोरा टीचर सच में दिल से इन बच्चों की मदद करना चाहता है। जल्द ही व्हाइट का ध्यान इन बच्चों के पैरों की तरफ गया। उन्होंने जो जूते पहन रखे थे वे सब फटे पुराने थे, कुछ तो आगे से पूरी तरह खुल चुके थे। ये देखकर व्हाइट का दिल पसीज गया, क्योंकि वो जानता था कि उनके पास बस यही एक जोड़ी जूते हैं। 15 दिन बाद टीम का पहला ऑफिशियल मैच था। व्हाइट ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके हर खिलाड़ी के लिए नए रनिंग शूज और टीम की जर्सी बनवाई। जब बच्चों के हाथ में नई किटाई तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। लेकिन जब वे रेस ट्रैक पर पहुंचे तो उन्हें असलियत का अंदाजा हुआ। उनके सामने पैसे वाले 3 बड़े प्राइवेट स्कूलों की टीमें थी। अमीर घरों के उन लड़कों के पास शानदार गियर थे और उनका एटीट्यूड भी अलग था। जब उन्होंने मैकफार्लैंड टीम को देखा तो वे उन्हें नीची नजर से देखने लगे। क्रॉस कंट्री रेस पॉइंट सिस्टम पर काम करती है। जो पहले नंबर पर आता है उसे 1 पॉइंट मिलता है, दूसरे नंबर वाले को 2 पॉइंट, इसी तरह आगे। और आखिर में जिस टीम के सबसे कम पॉइंट होते हैं वो जीतती है। जैसे ही रेस शुरू होने की गोली चली, सारे धावक तीर की तरह आगे निकल पड़े। थॉमस टीम का सबसे तेज धावक था और उसने शुरुआत में ही टॉप 3 में अपनी जगह बना ली। बाकी लड़के भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। शुरुआत काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन रेस आधी ही खत्म हुई थी कि थॉमस एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। नदी के किनारे एक संकरे मोड़ पर प्राइवेट स्कूल के 2 लड़कों ने जानबूझकर थॉमस का रास्ता रोक लिया ताकि वो आगे न निकल सके। जीतने की धुन में थॉमस ने उन्हें धक्का दिया और पहले नंबर पर आने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लेकिन तभी ट्रैक के आगे अचानक एक बहुत ही खड़ी चढ़ाई आ गई। उन्होंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद
नहीं की थी। इससे पहले उन्होंने कभी भी पहाड़ी इलाके में दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं की थी। इस अचानक आई चुनौती को देखकर पूरी टीम घबरा गई। थॉमस की स्पीड भी साफ तौर पर कम हो गई थी और पीछे वाले लड़कों ने उसे आसानी से पछाड़ दिया। बाकी टीम की हालत तो और भी खराब थी। वे सब खिसक कर एकदम पीछे चले गए। इस वक्त तक ये रेस लगभग उनके हाथ से फिसल चुकी थी। जब रेफरी ने फाइनल रिजल्ट बताया तो मैकफार्लेन टीम पूरे मैच में 100 से ज्यादा पॉइंट लाने वाली इकलौती टीम थी। ये हार बहुत ही शर्मनाक थी। अमीर घरों के वे लड़के अब और भी घमंड में थे और उनकी बातों में खूब मजाक और ताने भरे थे। स्कूल लौटते वक्त गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही मायूसी भरा था। सन्नाटा ऐसा था कि मानो हवा भी भारी हो गई हो। रियर व्यू मिरर से बच्चों के उदास चेहरों को देखकर व्हाइट ने हार की सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। हालांकि व्हाइट ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया था, लेकिन घर लौटने के बाद उसने अपनी पत्नी से दिल की बात कही। असल में व्हाइट कभी एक बड़े और अमीर स्कूल का स्टार फुटबॉल कोच हुआ करता था, लेकिन उसका रवैया थोड़ा सख्त था, इसलिए पेरेंट्स हमेशा उसकी शिकायत करते थे। और फिर एक दिन गलती से उसने एक शरारती बच्चे को चोट पहुंचा दी। स्कूल ने उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद से सभी बड़े स्कूलों ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। मैकफार्लेन आना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ये क्रॉस कंट्री टीम बनाना भी बड़े शहरों में वापस लौटने का बस एक जरिया था, लेकिन पहली ही रेस में इतनी बुरी हार ने उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी थी। फिर भी अगले दिन व्हाइट ने खुद को संभाला और बच्चों को एक ऐसी जगह ले गया जहां मिट्टी के बड़े बड़े ढेर लगे थे। दरअसल ये छोटे बड़े ढेर और कुछ नहीं, बादाम के छिलकों के पहाड़ थे, जिन्हें इन बच्चों और उनके माँ बाप ने दिन रात खेतों में काम करके इकट्ठा किया था। मैकफार्लेन में कोई पहाड़ नहीं था, इसलिए उन्हें इन बादाम के ढेरों से ही काम चलाना पड़ा। व्हाइट ने उनसे बार बार इन ढेरों पर दौड़ने को कहा ताकि वे पहाड़ी इलाकों में दौड़ने की प्रैक्टिस कर सके। जल्द ही उन्होंने एक चक्कर पूरा कर लिया, लेकिन व्हाइट ने उन्हें दौड़ते रहने को कहा। इस तरह तपती धूप में वे लड़के बार बार उस पहाड़ पर चढ़ने और उतरने की प्रैक्टिस करते रहे। उनके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। आखिरकार उनके आराम करने का वक्त आया, लेकिन थॉमस के मन में काफी समय से दबा हुआ गुस्सा अचानक से बाहर आ गया। थॉमस की ये बातें सिर्फ हार की वजह से नहीं थी, बल्कि ये उसकी अपनी किस्मत और जिंदगी की कड़वी सच्चाई से हार मान लेने की बेबसी थी। शायद खेतों में काम करना ही उसकी जिंदगी का सच था। आखिरकार थॉमस ने टीम छोड़ने का फैसला कर लिया। इस बात से व्हाइट को बहुत बड़ा झटका लगा। जब वो मायूस होकर घर लौटा तो उसे अचानक याद आया कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन वो केक लाना तो पूरी तरह से भूल ही गया था। इस बात पर बेटी पूरी रात उससे नाराज रही। एक तरफ काम का प्रेशर और दूसरी तरफ घर की टेंशन, इन सब ने व्हाइट को अंदर तक तोड़कर रख दिया। वो अपनी कार लेकर थोड़ी खुली हवा खाने निकला, लेकिन तभी उसने थॉमस को एक पुल पर बैठे देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब वो धीरे से थॉमस के पास पहुंचा तो उसने देखा कि थॉमस के चेहरे पर चोट के कई निशान हैं। असल में टीम छोड़ने के बाद जब थॉमस घर पहुंचा तो उसके माँ बाप लड़ रहे थे। बाद में उसे पता चला कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। इस बात ने उनके गरीब परिवार की मुसीबतें और बढ़ा दी थी। गुस्से में पागल होकर उसके पिता ने अपना आपा खो दिया और दीवार पर जोर जोर से मुक्के मारने लगे। थॉमस अपने पिता के उन्हीं हाथों को बचाने गया जिनसे वे मजदूरी करते थे, लेकिन बीच बचाव में उसे ही चोट लग गई। थॉमस की पूरी बात सुनने के बाद व्हाइट ने कहा, जानते हो मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए बर्थडे केक लेना है। दोनों की अपनी अपनी परेशानियां थी। भले ही दोनों की तकलीफें एक दूसरे से बहुत अलग थी, लेकिन इस पल ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। व्हाइट समझ गया था कि थॉमस सुसाइड करना चाहता है। उसने थॉमस को समझाया कि अगर वो इस पुल से कूद भी गया तो इसकी बहुत उम्मीद है कि वो नहीं मरेगा, क्योंकि ये पुल ज्यादा ऊंचा नहीं है और अगर वो बच गया तो हो सकता है कि वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाए। फिर वो कभी दौड़ नहीं पाएगा और उल्टा अपने परिवार पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर वो दौड़ना जारी रखे तो शायद अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदल सकता है। ये एक ऐसा काम है जो वो सबसे अच्छी तरह कर सकता है और शायद यही उसके पास इकलौता मौका है। व्हाइट के प्यार से समझाने पर उस मायूस लड़के को एक नई उम्मीद मिल गई। आखिरकार थॉमस ने टीम में लौटने का फैसला कर लिया। उस रात के बाद से व्हाइट भी पूरी तरह बदल गया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये टीम उसके लिए सिर्फ बड़े शहर लौटने की टिकट नहीं है, बल्कि ये इन 7 गरीब परिवारों के भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद है। इसलिए उसने अपना सारा फोकस सिर्फ इस बात पर लगा दिया कि रेस कैसे जीतनी है। वो पूरी रात प्रोफेशनल रेस के वीडियो देखता, नई ट्रिक सीखता और फिर अगले दिन ट्रेनिंग में वो सब कुछ अपने लड़कों को सिखाता। जल्द ही उनके दूसरे मैच का दिन आ गया। इस बार उनका मुकाबला स्टेट की टॉप 3 टीम से था। ये मुकाबला हमारे और उनके बीच है, क्लोविस वर्सेस मैकफार्लेन। वे बहुत मजबूत है, वे नंबर 1 है। उन्हें लगता है कि हम एक कमजोर टीम है। क्या तुम लोग तैयार हो? ठीक है। कहाँ से है? मैकफार्लेन। इस बार रेस उनके अपने इलाके में थी। स्कूल के मैदान से शुरू होकर जेल की ऊंची दीवारों का चक्कर लगाते हुए उन रास्तों से गुजरना था जिन्हें वे बचपन से जानते थे। थॉमस ने व्हाइट की हर बात मानी। शुरुआत के 3 किलोमीटर तक उसने अपनी जगह टॉप 3 में बनाए रखी और फिर आखिरी कुछ मीटर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस पल वो बिजली की तरह दौड़ रहा था। उनकी महीनों की जीत और मेहनत सिर्फ इसी एक पल के लिए थी। आखिरकार उसने सबको पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर पर फिनिश लाइन पार कर ली। बाकी लड़कों ने भी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।